हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी उपराष्ट्रपति। आइए आज की क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति पद के बाद आज हम लोग पढ़ते हैं मंत्री परिषद, यानी संघ की केंद्र की जो मंत्री परिषद होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिस तरीके से हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर के आज की क्लास जो 7वीं से 8वीं क्लास है, तो 8वीं क्लास में आज हम लोग पढ़ रहे हैं मंत्री परिषद जो केंद्र की होती है उसका जो वर्णन है वो कहाँ से कहाँ के बीच में है। तो इसका वर्णन जो है वो 74 से लेकर के 78 के बीच में है, परंतु इसमें मध्य में एक हमारा पदाधिकारी आता है जो कि महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। बाकी यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर 78 तक किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो संघ की मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपनी संघ की केंद्र की मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं और इसे देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि मंत्रिपरिषद का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो पहला प्रश्न बनता है, यह वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है। परंतु सबसे बड़ी बात ये आती है कि अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के लिए क्या कहा गया है। तो प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि भारत की एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी संविधान के अनुसार भारत की एक संघीय मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान अध्यक्ष जो होगा वो सदैव प्रधानमंत्री होगा। यदि अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो मंत्रिपरिषद होती है तो इसमें हमारे मंत्रियों का बंटवारा जो है वो 3 प्रकार से कर लिया जाता है। जिस तरीके से संघ का मंत्रिमंडल होता है तो संघ के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद नंबर 2 पे राज्य मंत्री, और नंबर 3 पे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आते हैं, या फिर उनको हम उप मंत्री भी कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंत्री हमारे कैबिनेट के मंत्रिमंडल में होते हैं। परंतु जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में केवल 2 प्रकार के मंत्रियों को रखा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद राज्य मंत्री ही इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं एक बार फिर समझते हैं। प्रश्न यहाँ है कि अनुच्छेद 74 में किसका वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए हमारे भारत सरकार की बनाई गई जो मंत्रिपरिषद है या भारत सरकार जो है वो निर्धारित होगी, जो कि जिसका अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा, तो वो प्रधानमंत्री होगा। तो प्रश्न आता है कि ये सलाह के लिए, यानी किसको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को, क्योंकि कार्यपालिका का सामान्य रूप से प्रधान कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। यानी सामान्यतः संविधान के अनुसार भारत की जो कार्यपालिका है उसका प्रधान किसे बनाया गया है, तो आंसर राष्ट्रपति को बनाया गया है। परंतु जब हम वास्तविकता के अनुसार भारत की कार्यपालिका को पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो जब भी कोई काम हमारा राष्ट्रपति कर रहा होगा तो उसे सलाह की जो आवश्यकता पड़ती है वो किससे ली जाएगी, वो मंत्री परिषद से ली जाएगी। तो ध्यान रखना है, मंत्री परिषद से इसको लिया जाएगा। और उस मंत्री परिषद में सबसे प्रधान कौन है, तो प्रधानमंत्री होगा। अब प्रश्न यहाँ पर फिर देखते हैं, अनुच्छेद जो है 75। तो जो अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 75 में क्या किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री की यहाँ पर नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो आंसर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। अब प्रश्न है कि किस अनुच्छेद से करता है, तो 75 के फर्स्ट से करता है, 75 के प्रथम से नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति। अब प्रश्न आता है कि जो 75 का द्वितीय पॉइंट है यानी सेकेंड है, इसमें क्या बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो वास्तव में, यहाँ पर वो वास्तव में प्रधानमंत्री की यहाँ सलाह लेता है। किससे सलाह लेता है, तो ध्यान रखना है
वो यहाँ पर प्रधानमंत्री की सलाह लेता है और इसकी सलाह लेने के बाद यह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति यही राष्ट्रपति ही करता है। मगर यहाँ पर सलाह किसकी आवश्यक होती है? तो 75 के सेकंड में सलाह हमारे प्रधानमंत्री की आवश्यक होती है। बिना इसकी सलाह के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जैसे मंत्रिपरिषद हमारी बनाई गई है तो इसको बनाने के लिए इसको गठित करने का अधिकार किसको होता है? तो यहाँ पर याद कर लीजिए कि यहीं पर इसी अनुच्छेद से अधिकार होता है, 75 के सेकंड से अधिकार होता है हमारे प्रधानमंत्री का कि मंत्रिपरिषद का गठन। तो इस प्रश्न को याद रखना है, कौन करेगा। अब प्रश्न आता है गठन कौन करेगा, तो इसका जवाब आपको करना है पीएम करेगा। मगर इनके गठन में मंत्रियों के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन देगा? तो वो पद एवं गोपनीयता की शपथ देगा राष्ट्रपति। यानी यहाँ पर दो प्रश्न हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का गठन करने का अधिकार किसको दिया गया है? बिल्कुल याद कर लो, यहाँ गठन करने का अधिकार दिया गया है प्रधानमंत्री को और उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ देने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। अब प्रश्न पुनः यहाँ पर एक आ रहा है कि ये जो मंत्री परिषद होती है उनमें विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो जो विभाग होते हैं जिनको हम लोग विभाग कहते हैं, तो विभागों का बंटवारा हमारा प्रधानमंत्री ही करता है। जो कि कोई भी विभाग, एक उदाहरण के स्वरूप जैसे शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, रेल विभाग, चिकित्सा विभाग, ठीक है, या फिर खनन विभाग, कपड़ा विभाग यानी कपड़ा मंत्रालय, ये जो सारे मंत्रालय होते हैं तो मंत्रालयों का बंटवारा कौन करता है? वो भी आंसर होगा ये जो मंत्रालय होते हैं इनका बंटवारा कौन करता है? ये बिल्कुल याद कर लो, मंत्रालयों का बंटवारा यही पीएम करेगा। यानी कि मंत्रियों का गठन कौन करेगा, मंत्रियों के मंत्रालयों का बंटवारा कौन करेगा? तो दोनों का जवाब क्या करना है भाई? प्रधानमंत्री करना है। परंतु क्वेश्चन अगर यह पूछा जाए कि उन मंत्रियों की पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दी जाती है, वो जवाब आप करिएगा राष्ट्रपति। बिल्कुल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, यानी कि 74, 75 के फर्स्ट और 75 के सेकेंड के बाद आइए 75 के हम थर्ड पर चलते हैं। तो ये रोमन अंक में लिखा हुआ है 75 के थर्ड में। तो देखिएगा क्या बात कही गई है, बिल्कुल आसान भाषा में आप समझिएगा। पूर्ण मंत्रिपरिषद यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आप यहाँ पर एक चीज जान लीजिएगा कि ये जो पूरी मंत्री परिषद हमारी होती है वो संपूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगी। यानी कि जब मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सदस्य होते हैं वो कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं, और उनमें बाकी से सदस्य कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। तो जब भी मंत्रिपरिषद का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है तो उस दौरान यहाँ ये देखा जाता है कि हमारा कोई भी मंत्री जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है उसे मंत्री पद दिया जाएगा। परंतु यदि यहाँ पर कोई भी ऐसा सदस्य जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, अगर प्रधानमंत्री चाहता है तो उसे भी मंत्री पद यानी मंत्रिपरिषद में रखा जा सकता है। परंतु उसके लिए एक शर्त रखी गई है कि उसे 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाता है यानी कि चुनाव में हार जाता है तो उसकी मंत्री पद की जो सदस्यता होगी वो समाप्त मानी जाती है। तो यहाँ पर ये भी समझना है कि जो संसद का सदस्य नहीं भी है उसे भी हम अपनी मंत्रिपरिषद में रख सकते हैं। मगर कब तक रख सकते हैं? 6 महीने तक। मगर 6 महीने में हुए जो चुनाव होते हैं उनमें उसे कहीं न कहीं से जीतकर सदन का सदस्य बनना यानी संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, तभी उसका मंत्री पद बना रहेगा, अन्यथा
6 महीने में उसे समाप्त माना जाता है। मगर एक बात और समझिएगा, प्रश्न यहाँ पर जो पूछा जाता है, ये जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो मंत्रिमंडल बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है, कितने सदस्य आवश्यक होते हैं, कि सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी आवश्यक होती है, तो बिल्कुल याद कर लो। हमारा मंत्रिमंडल यानी भारत का जो संघीय मंत्रिमंडल है वो जब बनाया जाता है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि निम्न सदन का, यानी कि कहने का मतलब है कि लोकसभा सदन में जो जितनी सीटें होंगी उन सीटों का कम से कम कितना करना है, अधिक से अधिक 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न आपका है कि यहाँ आपको याद क्या करना है, जब भी मंत्रिमंडल गठित की जाती है, उसे तैयार किया जाता है, तो वहाँ ध्यान ये रखा जाता है कि निम्न सदन का, यानी कि जो हमारी संसद है उसका जो निम्न सदन है यानी लोकसभा, तो लोकसभा में जो सदस्य संख्या है, जो सीट की संख्या है, एक जैसे उदाहरण के स्वरूप हम लोग बात करें तो यहाँ पर सदस्यों की सीटों की संख्या तो 552 हो सकती है, परंतु संशोधन के अनुसार अब यहाँ पर 2 जो सीट संख्या है मनोनयन की, यानी राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो अब समाप्त हो गया है। तो आगे वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में हमारी लोकसभा की जो सीटों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 550 होगी। अभी कितनी है, अभी 552 है, तो यह कब तक चलेगी, हमारे इस 24 के लोकसभा चुनाव तक चलेगी। तो चुनाव में यह संख्या, मनोनीत की संख्या, राष्ट्रपति जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था वो अब नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल इस प्रश्न को ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है भाई। हाँ, अब पुनः जान लीजिए कि जैसे एक उदाहरण स्वरूप हमारी 2024 वाली लोकसभा में मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, तो ये चीज जान लीजिएगा कि इसका कितने % होगा, 15%। बिल्कुल याद करना है कि 550 सदस्यों का मंत्रिमंडल अधिकतम कितना हो सकता है, 15% हो सकता है। तो इसकी जो संख्या होती है, अगर पूछा जाए हमारे मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है, आंसर 82 निर्धारित है, यानी कि यह संख्या 82 या ऑप्शन में 83 भी है तो सही मान लिया जाता है, मगर फिक्स संख्या 82 या 83। क्योंकि कितने %, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य को या तो घटाया जाता है या तो एक बढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है तो उसे काटा नहीं जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर जैसे 52 था, अभी के अनुसार 52 था, तो 52 से हम लोग देखेंगे 15%, तो यहाँ पर काटा नहीं जाता है, मानव को काटा नहीं जाता है, इसलिए जो है या तो एक बढ़ाया जाता है या तो एक घटाया जाता है। तो ये भी आपको याद करना जरूरी है, आंसर 82 या फिर आंसर आप याद कर लें 83। हमारे मंत्रिपरिषद जो होते हैं, मंत्रिमंडल की अधिकतम सदस्य संख्या होती है। परिषद की नहीं करेंगे, किसकी करेंगे, मंत्रिमंडल की करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन निम्न सदन का 15% होगा। ठीक है, या फिर संख्या पूछी जाए तो आप इसका जवाब आप कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि ये जो प्रश्न आपका बन रहा है कि मंत्रिपरिषद के जो पूर्ण मंत्री होंगे सारे के सारे होंगे, 15% होंगे, या जो संख्या आपकी होगी जिसे आप 83 भी कह सकते हैं अधिकतम की, तो ये जो संख्या होगी मंत्रिपरिषद की, इसमें देखो क्या बात करी गई, पूर्ण मंत्रिपरिषद, यानी कि पूरे मंत्री जो होंगे वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी उनकी जो जिम्मेदारियां बनती हैं, उनका जो उत्तरदायित्व बनता है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व बनता है, तो आंसर लोकसभा के प्रति बनता है। क्यों, क्योंकि लोकसभा एक श्रेष्ठ सदन होता है। लोकसभा को क्या कहते हैं, बिल्कुल भाई याद करना है, श्रेष्ठ सदन कहा जाता है। बच्चे कभी कभी धोखा खा जाते हैं, श्रेष्ठ सदन कहते हैं कि उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन तो राज्यसभा को कहते हैं, निम्न सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। तो इसे श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा को श्रेष्ठ सदन कहा जाता है और राज्यसभा को
क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो जो निम्न सदन है वही श्रेष्ठ सदन है। इसे श्रेष्ठतम का जो प्रमाण मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सीधे आम जनता द्वारा किया जाता है, यानी भारत के नागरिक द्वारा किया जाता है। और यह मतदान जो होता है कैसा होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है। और राज्यसभा का जो मतदान होता है कैसा होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। यही कारण है कि भारत की जनता भारत के राजा का निर्वाचन करती है, कि भारत का राजा कौन होगा वो आम जनता निर्धारित करती है। इसलिए हमारा लोकसभा श्रेष्ठ सदन होता है। तो यहां जान लीजिए, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मगर कहा जाता है कि ये जो हमारी लोकसभा है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो आंसर होता है मंत्रिपरिषद के प्रति, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का पहलू बनता है। आइए चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, देखेंगे हम लोग कि ये जो प्रश्न आपका बन रहा है, जैसे एक बात करी जा रही है कि अनुच्छेद 74 के बाद 75 और 75 के बाद जो 75 का 5 है यानी 5 नंबर है, तो 75 के 5 नंबर पे साफ साफ बात कही जा रही है कि यदि, अभी हमने बताया था कि यदि मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, यानी कि कोई भी मंत्री यदि मंत्री बनने के दौरान जिस समय भारत का राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दे रहा है, अगर वह उस समय संसद का सदस्य नहीं है, इसका मतलब है कि न तो वो लोकसभा का सदस्य है और नहीं वो राज्यसभा का सदस्य है, यानी वो दोनों में किसी का सदस्य नहीं है। तो भारत का प्रधानमंत्री अगर चाहता है तो उसे अपने मंत्रिमंडल में रख सकता है और उसको अलग से जो आदमी है, ये जो आपका टी आदमी है, इसे संसद का सदस्य न होने के बावजूद भी, अलग से होने के बावजूद भी इसे मंत्रिपरिषद में रखा जा सकता है। मगर फिर वही बात आई कि उसे 6 माह के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो किसका सदस्य बनना अनिवार्य होता है, संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे स्वीकृति नहीं मिलेगी। आइए चलते हैं अनुच्छेद 76। तो 76 पे सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे। यहाँ पर प्रश्न आपका जो बनता है 76 में क्या है, तो अब प्रश्न आता है कि 76 जो है वो वास्तव में मंत्रिपरिषद नहीं है, वो एक भारत का विधिक पद है, सांविधिक पद है, जिसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले महान्यायवादी की बात करते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद जो 76 होता है, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। तो आप लोग जान लो, भारत का जो महान्यायवादी होता है ये एक विधिक अधिकारी होता है, यानी भारत में सबसे बड़ा विधिक अधिकारी किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका बनता है कि भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी हम लोग अपने महान्यायवादी को कहते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न बनता है 76 से ही केवल इसके पद का सृजन किया जाता है, यानी कि साफ साफ अनुच्छेद 76 में यह कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में संघ का, यानी कि संघ का केंद्र का एक महान्यायवादी पद होगा जो भारत सरकार का वकील के रूप में काम करेगा। यानी कि प्रश्न बनता है कि भारत सरकार के सरकारी मुकदमे कौन लड़ता है, तो सरकारी मुकदमों को लड़ने के लिए, भारत सरकार के मुकदमों को लड़ने के लिए महान्यायवादी तैयार किया गया है और ये भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। अब प्रश्न यहाँ पर अनुच्छेद 76 का जो प्रथम प्रश्न है, पॉइंट है, उसमें क्या कहा गया, नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा कौन, राष्ट्रपति। तो प्रश्न यहाँ बनता है महान्यायवादी की, जिसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, इसकी नियुक्ति जो करेगा वो कौन करेगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति किस आधार पर करेगा, यानी जब तक मंत्रिपरिषद सलाह नहीं देगी तब तक इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेगा। तो प्रश्न वही बनता है कि यहाँ पर कार्यपालिका का प्रधान सामान्यतः कौन होता है, तो आंसर राष्ट्रपति होता है, परंतु कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो उसका जवाब आपको करना है प्रधानमंत्री होता है। यही कारण होता है कि हमारा राष्ट्रपति वास्तव में संविधान के कानून के अनुसार एक सामान्यतः कठपुतली के रूप में काम करता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक कठपुतली कह सकते हैं, जो कि किसी दूसरे के इशारे पर नाचता है यानी चलता है।
तो अगर यहाँ पर संपूर्ण शक्ति कार्यपालिका की जो होती है, जिसे संपूर्ण शक्ति बोलते हैं, पावर्स बोलते हैं, किसके हाथ में होते हैं भाई? याद कर लीजिए, वो प्रधानमंत्री और उसकी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के पास होते हैं, वो राष्ट्रपति के पास नहीं होते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति किसी भी काम का आदेश देता है तभी जो है हमारा राष्ट्रपति उस काम को कर सकता है। यानी जब तक कि प्रधानमंत्री उस पर अपनी अनुमति नहीं प्रस्तुत करता है तब तक राष्ट्रपति उसे नहीं कर सकता। हाँ, चलते हैं, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 76 का जो सेकेंड पॉइंट है उसमें क्या बताया गया है, देखिएगा। वेरी मोस्ट प्रश्न आता है कि जो हमारा राष्ट्रपति निर्दिष्ट, राष्ट्रपति के द्वारा जो विषय हैं, जो टॉपिक हैं, या जो भी उसका कोई भी ऐसा जगह वाद जहां पर हमारा भारत सरकार या हमारी जो भारत सरकार है वो बहुत अच्छी जानकारी नहीं जुटा पा रही, तो ऐसी जगह पर राष्ट्रपति अगर उसको घोषित करता है तो ऐसे विषय पर भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? तो अभी हमने आपको बताया कि भारत सरकार का जो वकील होता है वो कौन होता है? तो भारत सरकार का वकील हमारा महान्यायवादी होता है। तो अब एक बार यहां पर जान लीजिएगा, भारत सरकार का विधिक सलाह यानी कि यदि हम एक बात गौर करें, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को कानूनी सलाह कौन देता है? वकील देता है। तो अब यहां पर भारत सरकार का वकील कौन है? तो कानूनी सलाह कौन देगा भाई? यानी कि महान्यायवादी देगा। तो अब प्रश्न अगला आपका आता है 77 नंबर का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 77, इसमें क्या कहा गया है आइए इसको समझते हैं। प्रश्न यहाँ पर बताया गया है कि सरकार की समस्त कार्यपालिकी शक्ति की जो बात करी जा रही है, यानी कार्यपालिकी कार्यवाही जो होगी, जो कार्यपालिका से जुड़ी हुई जो भी कार्यवाही होगी वो कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? तो बिल्कुल याद करने वाला प्रश्न है भाई। ये सारी की सारी जो कार्यपालिका संबंधी कार्यवाहियां होती हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। तो आपको हम बताएं, भारत में किसी भी प्रकार से उद्घाटन जो होता है वो किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर होता है। किसी भी संसद की बैठक का प्रारंभ किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। समापन किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। केंद्र के समस्त संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति जो कार्यपालिकी के अंतर्गत आती है वो किसके नाम से शुरू होती है? राष्ट्रपति के नाम से शुरू होती है। या फिर भारत सरकार का कोई भी बड़े से बड़ा उद्घाटन होता है तो वो किसके नाम से होता है? वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। मगर यहाँ पर देखा जाता है कि राष्ट्रपति के नाम से अधिकतम कर्ता कौन है? तो भाई करने का अधिकार सामान्यतः तो राष्ट्रपति का होता है, मगर हम लोग देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्घाटन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मगर एक बात जान लीजिए, किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से वो करेगा जरूर प्रधानमंत्री, मगर वो राष्ट्रपति के नाम से। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छोटे विभाग या कोई छोटा उपक्रम या फिर कोई संस्था या कोई मेन, जैसे NH है, केंद्र का विषय है, तो उसका उद्घाटन किसी उसके मंत्री द्वारा भी कराया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी उदाहरण है, जैसे कोई NH है, नया बन के तैयार हुआ है, नेशनल हाईवेज, तो उस हाईवेज का जो मंत्री होगा, जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री होंगे, वो उसका उद्घाटन कर सकते हैं। मगर वो किसके नाम से होगा? पुनः वही बात आती है कि वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होगा। ये कहाँ पर बताया गया है? अनुच्छेद 77 में बताया गया है। आइए चलते हैं अनुच्छेद 78 के बारे में देखते हैं, यहाँ क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 78 वास्तव में भारत के राष्ट्रपति से उसकी कार्यपालिकी शक्ति छीन करके संपूर्ण रूप से किसको सौंप देता है? प्रधानमंत्री को। यानी कि वो शक्ति प्रधानमंत्री को सौंप रहा है अनुच्छेद 78। यहाँ क्या बात कही गई है पहले जान लीजिएगा। कार्यपालिकी की वास्तविक शक्ति PM के पास है। तो इसको कैसे समझा जाता है कि यदि भारत का राष्ट्रपति किसी भी कार्यपालिकी कार्य को कर रहा है तो वह अगर चाहे तो उस कार्य को भारत का राष्ट्रपति नहीं करेगा, उसे कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकता है। क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? तो वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। परंतु सामान्य शक्ति किसके हाथ में होती है?
राष्ट्रपति के हाथ में होती है। यदि हम प्रश्न को याद करते हैं तो एक अनुच्छेद आता है जिसको हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति पद से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, जिसमें कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। यानी कि अनुच्छेद 53 हमसे कहता है कि समस्त की समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां होंगी वो किसकी होंगी? तो बिल्कुल भैया वो राष्ट्रपति की होंगी। मगर देख लीजिएगा किस तरीके से दोहरे अनुच्छेदों को यहाँ पर रखा गया है भाषा में परिवर्तन करके। और अनुच्छेद यहाँ पर 78 ये कहता है कि वास्तव में हमारी जितनी कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होंगी वो किसके हाथ में होंगी? वो भैया पीएम के हाथ में होंगी। यहाँ पर दोहरा जो है मापदंड चलाया गया है। प्रधानमंत्री को भी कार्यपालिका का प्रधान बना दिया गया है और हमारे राष्ट्रपति को भी कार्यपालिका का प्रधान बना दिया गया है। तो बच्चों इसका जो आपका पीडीएफ आपका होगा, अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसको बिल्कुल सीरियल से क्लास कर रहे हैं तो आगामी क्लासों को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इसकी अगली क्लास आपको अगले दिन मिलेगी। क्योंकि इसके पहले आपकी संविधान की, आपको बता दें संविधान की यहाँ पर जो पहली ये क्लासें की जा रही हैं ये अनुच्छेदिक रूप की क्लासें की जा रही हैं, यानी कि पदों का वर्णन किया जा रहा है। जिसलिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पहले जो पढ़ रखा है वो अनुच्छेद 1 से पढ़ रखा है। तो अनुच्छेद अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर के, यानी कि अनुच्छेद जो है 1 से लेकर के आज हम लोग बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचे हैं? आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद 78 तक। तो बच्चों अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो बिल्कुल देखिएगा और आइए हमारे साथ चलते हैं और बिल्कुल बेहतर कंटेंट के साथ हम पढ़ते हैं।